नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देशी अड्डा। हमारे साथ हैं द देशी अड्डा के बड़ी संपादक राकेश तिवारी। देखिए, जहां एक तरफ प्रचंड जीत के बाद एनडीए में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, वहीं पर सिवान जिले में मंथन का दौर शुरू हो गया है। जहां महागठबंधन को पिछली बार 6 सीटें मिली थी, वहां इस बार करारी सिसक्त मिली है और सिर्फ एक सीट से उनको संतोष करना पड़ा है और पूरा का पूरा 7 सीट एनडीए गठबंधन को गया है। क्या कारण है इसके पीछे, आज हम इसी पर विशेष चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे राकेश तिवारी जी। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं पूरा कहानी, पूरा समीकरण, पूरा गणित। राकेश जी, क्या कारण है कि जहां पे गठबंधन पिछली बार महागठबंधन लगभग 6 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ उनको 1 सीटें से संतोष करना पड़ा। क्या है इसके पीछे का कारण? देखिए, अब जब चुनाव हो गया है, रिजल्ट आ गया है, एक तरफ सरकार बन रही है, तो जी। सिवान में गुना-गणित इस बात को लगाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि 6 सीटों वाली महागठबंधन जो है, वो सिर्फ एक सीट पर सिमट गई और वो भी वो सीट है जहां मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब चुनाव लड़ रहे थे। तो देखिए, एनडीए इस बात की समीक्षा कर रहा है कि आखिर वो रघुनाथपुर में हारा क्यों, और महागठबंधन इस बात की समीक्षा कर रहा है कि आखिर वे 6 सीटों पर वाली पार्टी जो थी जीतने वाली, वो एक सीट पर कैसे सिमट गई। वो भी उस परिस्थिति में जब कहा जा रहा था कि हिना साहब और उसामा साहब के आने से आरजेडी में नई ताकत मिली है, नए लोग जुड़े हैं, मुकेश सहनी की पार्टी भी जुड़ गई है। तो ऐसी स्थिति में सिवान में समीकरण बदलेगा और 8 की 8 सीट चली जाएगी महागठबंधन के पाले में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसके पीछे यदि आप सोचेंगे और मुझसे पूछेंगे तो मैं कुछ बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। बिल्कुल बताइए। देखिए, महागठबंधन ने सिवान में भारी गलती की। सबसे पहला गलती तो उसका टिकट वितरण में ही हुआ। टिकट वितरण के दौरान जिस तरह से महागठबंधन में असंतोष हुआ, उसको दूर करने का भी कोई प्रयास नहीं किया। कार्यकर्ताओं की भागीदारी नहीं रही और कार्यकर्ताओं की जहां भागीदारी रही, वो जोश नहीं रहा जी। देखिए, पहला तो कुछ सीटों की चर्चा कर लेते हैं कि गोरिया कोठी, बरहरिया, ये 2 विधानसभा क्षेत्र आरजेडी आसानी से जीत सकता था। लेकिन आरजेडी जीता क्यों नहीं? क्योंकि टिकट वितरण में ही गड़बड़ी थी। यहाँ महाराजगंज जो सीट जीत सकता था महागठबंधन, वहां टिकट वितरण में भारी भूल। देखिए, इन 3 सीटों पर पहले हम आपसे बताते हैं, यदि महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी को वीआईपी का टिकट मिला होता तो चुनाव आसानी से महागठबंधन निकाल सकता था। लेकिन विशाल जायसवाल को टिकट मिलने का 2 नुकसान हुआ। पहला तो जिस वैश्य समुदाय के वोट के लिए आरजेडी ने वहां पे डोरा डाला, विशाल जायसवाल को भेजा, तेजस्वी के वो दोस्त माने जाते हैं, वो बाहरी प्रत्याशी होने का उन पर ठप्पा लगा। बाहरी प्रत्याशी से महाराजगंज के लोग पहले से ही जले हुए थे। लोकसभा चुनाव में आकाश प्रसाद सिंह आए, हार कर चले गए, लोगों का हालचाल पूछने भी नहीं आए। विजय शंकर दुबे चुनाव जीते और जीतने के बाद 5 साल तक लोगों से कटे रहे। विकास कार्य उन्होंने कितना किया इस पर हम नहीं जाएंगे कि अच्छा किया, उनके समर्थक लोग कहते हैं कि बहुत विकास किया, लेकिन वो जनता से कटे रहे, कनेक्ट नहीं हो पाए जनता से। जनता उनको कभी स्वीकार नहीं की और बहुत बातें बोली। जी, आपने देखा होगा मतदान के पहले और टिकट सोशल सहभागिता जो चाहिए वो नहीं। लेकिन नीतीश द्विवेदी ने जिस तरह से महागठबंधन का माहौल बनाया था, वो यदि टिकट मिलता उसको तो फायदा हो जाता। लेकिन ये सीट आरजेडी को जाना है, वीआईपी को जाना है, कांग्रेस को जाना है, इसमें अच्छे प्रत्याशी का चयन महागठबंधन की तरफ से नहीं हुआ, खिचड़ी बन गया। हेमनारायण शाह के प्रति लोगों में नाराजगी थी, खास करके सवर्ण समुदाय में भी नाराजगी थी और उनके अन्य वोटरों में भी नाराजगी थी, लेकिन उस नाराजगी का लाभ लोग नहीं ले पाए।
लोगों को लगा कि विशाल जायसवाल और हेम नारायण शाह में यदि चुनना है तो उसमें हेम नारायण शाह बेस्ट है, बेस्ट। और अंत में जाकर उन्होंने दिया ताकि केंद्र में मतलब बिहार में जो है वो नीतीश कुमार की सरकार भी बनी रहे। जी। तो ये एक बात हुआ। दूसरा, हेम नारायण शाह को लेकर यदि आप देखेंगे तो उनका चरित्र और वो बहुत सुलभ रहा है, साधारण रहा है, वो किसी से उलझते नहीं ज्यादा, वो बहुत विवादों में नहीं पड़ते। कहा जाता है कि मतलब वो किसी का फायदा नहीं करेंगे तो वो किसी का नुकसान नहीं करेंगे। उनको उनके बारे में लोग कहता भी है कि हेमोपैथिक दवाई है, जी। तो हेमोपैथिक दवाई का कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लोगों ने अंत में ये मानकर धीरे धीरे वो अपना काम करेगा, और देखिए इसीलिए वो 21,000 मतों से जीते, तो मेरी शुभकामना है उनको। लेकिन ये पूरा मामला जो है अंदर की स्थिति यही थी। दूसरा देखिए कि बरहरिया और गोरियाकोठी में आरजेडी ने जिस प्रत्याशी को भेजा वो एक दिन पहले तक बरहरिया से वो आरजेडी के टिकट का दावेदार था। गोरियाकोठी का उसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तक पता नहीं था, और उसे भेजा गया। और जो कहानी पीछे चल रही है उसमें एक कहानी ये भी चल रही है कि जब उनको टिकट मिला था और जब उन्हें सिंबल दिया गया उस पर गोरियाकोठी लिखा हुआ था, ये चर्चा में है जी। तो उन्होंने तेजस्वी यादव को दिखाया कि ये इस पर गलती से कहीं गोरियाकोठी नहीं न लिखा, हम तो बरहरिया से टिकट के लिए दावेदार थे जी। ये गजब कहानी है ये। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं नहीं ये ठीक है, बोले कि नहीं देख लीजिए ये गोरियाकोठी का है, हम तो बरहरिया से, हम तो गोरियाकोठी का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तक नहीं जानते। तो कहे कि आरजेडी का ये सिंबल है जी। चाहे बरहरिया इस पर लिखा जाए, चाहे महाराजगंज लिखा जाए, चाहे गोरियाकोठी लिखा हुआ है, यदि तेजस्वी आएंगे और आप वहां से जीतेंगे। ये अति आत्मविश्वास जो है वो हार का कारण बना। देखिए जैसे ही वो वहां से आए, गोरियाकोठी के लोगों को लगा कि ये भाई ये बाहर से एक तो थोपा गया है, दूसरा जैसे ही वो आए गोरियाकोठी की राजनीति ही पलट गई। वहां देवेश कांत सिंह के पक्ष में लोग गोलबंद हो गया। उन्होंने कहा कि अस्तित्व खतरे में है, गोरियाकोठी पर भी अब कब्जा हो जाएगा। तो ये इस तरह की बातें जो हिंदू मुस्लिम की बातें जो होती है वो होने लगी, और वहीं से पासा पलट गया। नाराजगी देवेश कांत सिंह को भी लेकर थी, लेकिन लोगों ने देखा कि इनसे बेहतर कैंडिडेट देवेश कांत सिंह है, तो उन्होंने वो देवेश कांत सिंह के साथ हो गए। आपने देखा होगा कि राजपूत समुदाय के लोग भी कई लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, सब गोलबंदी हुई और गोलबंद होकर एक मुश्त वोट हुआ। बरहरिया में क्या हुआ, बच्चा पांडे का टिकट काट दिया गया, अरुण गुप्ता को लाया गया। अरुण गुप्ता को लोगों ने शुरू से ही मान लिया कि भाई पार्टी पैसे वाले हैं, तो पैसा लेना है, पैसा लेने में कोई कोताही नहीं करना है, वोट चाहे जहां दिया जाए। गोलबंदी उनके पक्ष में भी हुई, ऐसा नहीं है। लेकिन श्याम बहादुर सिंह को लेकर जितना आशान्वित थे वो लोग कि श्याम बहादुर सिंह वोट काट लेंगे, इंद्रदेव पटेल चुनाव हार जाएंगे, वो हुआ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये 3 सीटों पर आप है। सिवान में मंगल पांडे जैसा मजबूत प्रत्याशी जब उतरे तो अपने विरोधियों को एक साथ किया और एक संदेश दिया कि यदि हम जीतेंगे तो बिहार में तो बड़ा स्थान मिलेगा ही, हो सकता है कि सिवान में विकास की बहुत बड़ा काम हो, गंगा बहेगी और डबल इंजन की सरकार है, तो उसका लाभ। और मंगल पांडे का अपना एक अलग व्यक्तित्व, मंगल पांडे का एक सुलझे हुए राजनेता है। देखिए मंगल पांडे अवांट बवांट कुछ नहीं बोलते हैं, सुलझे हुए राजनेता हैं। जब बोलेंगे तो तथ्यों के साथ बोलते हैं, आज का नहीं बहुत पहले से वो है। यही कारण है कि वो काफी करीब भी हैं, और देखिए और प्रधानमंत्री जी के भी। और लोग चाहे जितना उनके खिलाफ कहे, हवा में है, पानी में है, उधर है, तमाम तरह की बातें की, लेकिन जब चुनाव लड़े तो मंगल पांडे ने ये दिखा दिया कि अपना पहला चुनाव वो लड़ रहे थे। उनको हवाई नेता लोग पहले भी उनको लोगों ने चैलेंज किया कि इतना ही है तो चुनाव जीत के बताओ। लेकिन जब मंगल पांडे को किसी भी मोर्चे पर लोगों ने चैलेंज किया है, उस चैलेंज को बड़ी शालीनता से
उन्होंने स्वीकार किया है और उसको जवाब रिजल्ट में दिया। रिजल्ट में दिया है। देखिए क्या होता है ना कि जब आप शालीन होते हैं जी तो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। आप पर हमला होते रहता है लेकिन लोग उसको, उस हमले को भी पचा जाते हैं। वो कहते हैं कि ये होने दीजिए। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे आरजेडी से लोगों को दूरी बनाने का क्या कारण है? जिस तरह से आक्रामक प्रचार होने लगता है, जिस तरह से बातें होने लगती है, लोगों को लगता है कि ये तो भाई जीतने से पहले ये हाल है, तो जीतने के बाद ये कितना आक्रामक होंगे। हाँ, ये तो ये एक निगेटिव 15 साल पीछे लोग निगेटिव बली सरकार में चले निगेटिव जाते हैं। बातें चली जाती है। और जो अच्छे भी प्रत्याशी हैं आरजेडी के, एनडीए के प्रत्याशी से, वो भी चुनाव हार जाते हैं। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि भाई चलिए ये काम नहीं करेगा लेकिन तबाही ये नहीं मचाएगा, तंग नहीं करेगा, तंग वसूली नहीं होगा, ये इस तरह का मामला नहीं होगा। वो वसूली करे चाहे ना करे, बिल्कुल। वो तंग तबाह करे या ना करे, माहौल अच्छा बना के रखे। लेकिन एक परसेप्शन जो है वो लोगों के, माहौल बनाएगा या बिगाड़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक परसेप्शन जो है वो निकल नहीं वो लोगों के सामने आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये हो जाए। और यही डर जो है वो आरजेडी से दूर कर देती है लोगों को, और कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मामला है। देखिए उसके बाद अब जब टिकट वितरण हुआ तो टुन्ना जी पांडे जो है विधान परिषद, उनके भाई का टिकट कटा, वो कट गए। वो कट के फिर सीवान में एनडीए को जिताने का संकल्प लेने लगे, पूरा प्रचार करने लगे। जितेंद्र स्वामी उमाशंकर सिंह के बेटे हैं, पूर्व सांसद महाराजगंज के, वो अलग हो गए। तो वो डायरेक्ट अब एनडीए में, वो पहले से एनडीए के लिए मुखर नहीं थे जब से उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था, लेकिन वो मुखर होकर एनडीए के लिए काम करने लगे, फिर से एनडीए में शामिल हुए। और देखिए उनके आने से क्या हुआ, गोरिया कोठी में उन्होंने जिस तरह से, जो पिछले बार के प्रत्याशी थी नूतन वर्मा, उनके बेटे हैप्पी वर्मा और नूतन वर्मा को शामिल करा दिया बीजेपी, और पूरा गोरिया कोठी का गेम पलट गया। नहीं तो गोरिया कोठी में लड़ाई जबरदस्त होती। बिल्कुल। तो जितेंद्र स्वामी ने सीधे सीधे गोरिया कोठी में काम किया और इसके अलावे अन्य सीटों पर भी काम किया। तो दो माने कहने का मतलब कि जो टूटा वो एनडीए में जुटा, और एनडीए में जो लोग टूटने वाले थे उनको मंगल पांडे ने अपने प्रयासों से जोड़ लिया, यथावत उनको वहीं पे बिहार के नेतृत्व ने उनके अपने प्रयासों से जोड़ लिया। देखिए सिवान में मनोज सिंह खफा थे, सिवान में ओम प्रकाश यादव खफा थे, सिवान में मुकेश कुमार उर्फ बंटी कुशवाहा खफा हो सकते थे, उनका टिकट नहीं मिला था, लेकिन सबको लोगों ने जोड़ लिया। हालांकि मनोज सिंह के बारे में लोग इशारे इशारे में रघुनाथपुर के बारे में कह रहे थे कि रघुनाथपुर में उन्होंने अपना जो है वो प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने बीजेपी जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ अंदरूनी में अंतर कलह में काम हुआ है। इसका इशारा जितेंद्र स्वामी भी दे चुके हैं, और इसका इशारा जो सीमान के सांसद हैं रमेश कुशवाहा भी मीडिया के सामने बयानों में जिस व्यक्ति के बारे में इशारा कर रहे हैं जी। उसके बारे में मैं बता रहा हूं, क्योंकि मनोज सिंह वहां पे कभी उस तरह से खुल के गए नहीं। वही पिछले बार वहां से जीते हुए मतलब जीते हुए नहीं, वो प्रत्याशी थे और हार गए थे, दूसरे नंबर पर थे, बीजेपी में थे, वहीं से टिकट चाह रहे थे। तो देखिए ये समीकरण, एक जगह एनडीए की गोलबंदी नहीं हुई तो वहां से हार हो गया, और जहां जहां गोलबंदी हो गई वहां जीत हो गया। तो यही है पूरा जो समीकरण आप देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है राकेश जी, जिस तरह से एनडीए ने एक टीम भावना से काम किया, हर पार्टी एक दूसरे के लिए प्रचार किए, हर नेता एक दूसरे के लिए प्रचार किए। देखिए ना सीवान में तो पूरी ताकत लगी थी, गृह मंत्री आए वहां से, अमित शाह, वो प्रचार किए, योगी आदित्यनाथ आए वो प्रचार किए, असम के मुख्यमंत्री आए वो प्रचार किए, नितिन गडकरी आए वो प्रचार किए। उसके बाद आप देखिए तो नीतीश कुमार भी सभा में गए और प्रचार किए। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे सिवान जिला में
एनडीए पूरी एकजुटता के साथ पूरा कलेक्टिव एफर्ट लगा था और इसी का नतीजा हुआ कि मंगल पांडे जो बीजेपी के प्रत्याशी है सिवान से जी 9,289 मतों से चुनाव जीते। जीरादेई से भीष्म प्रताप चुनाव जीते 2,626 मतों से। इसके अलावा दरौली से जो है 9,573 मतों से विशुनदेव पासवान लोजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते। रघुनाथपुर से जो है ओसामा साहब आरजेडी के जीत गए, वो हाँ वो भी जीते तो 9,248 मतों से। दरौदा में जो है वो 18,376 मतों से जीते वो अपना व्यास सिंह बीजेपी के प्रत्याशी। बरहरिया से जो है इंद्रदेव सिंह जीते वो 12,136 मतों से। गोरियाकोठी से देवेश कांत 12,385 मतों से जीते और हेमनारायण शाह 21,099 मतों से महाराजगंज से जीत गए। तो देखिए कई सीटों पर कितना टफ लड़ाई था। थोड़ा सा भी इधर उधर होता, जैसे देखिए सिवान में ही 9,000 का अंतर 10,000 के अंदर से ही जीते। फिर आप देखिए तो जीरादेई में 2626 जीरादेई भी चुनाव हार सकते थे यदि एनडीए में उतना ये नहीं होता। फिर देखिए दरौली में कितने 9,553 मत से जीते हैं। इसी तरह आप देखेंगे तो बरहरिया और गोरियाकोठी में 12,000 के आसपास से दोनों सीट निकला है। रघुनाथपुर में अंतर काफी कम रहा है, क्लोज रहा है। तो और रघुनाथपुर में जो है वो 9,000 से ही हारा है। तो यदि ये एकजुटता नहीं रहती एनडीए में तो सिवान में लड़ाई जो है वो आसान नहीं था क्योंकि जिस तरह से आरजेडी ने गोलबंदी की थी और जिस तरह से हवा बनाया गया अंतिम समय में, वो हवा काम नहीं आया। और जो सीट और उसका पीछे का कारण बहुत सारा जो आपने बताया, टिकट का बंटवारा, लोगों में मैसेज नहीं गया सिवान के लोगों में कि एनडीए ने जिस तरह से टिकट बांटा। अब जैसे देखिए जहां जहां एनडीए में लगा कि कोई गड़बड़ी है, पूरा प्रयास किया गया कि कार्यकर्ताओं को मनाया जाए, लेकिन वो महागठबंधन में वो नहीं हुआ। मैसेज चला गया कि पैसे लेकर टिकट दिए गए। जो भी डैमेज कंट्रोल था उसको इन लोगों ने सब मिलके एकदम मैसेज चला गया ना कि टिकट जो है वो पैसे लेकर दिया गया। गोरियाकोठी का मैसेज गया, बरहरिया का मैसेज गया कि एकदम पैसे का लेन देन हुआ है और तब टिकट दिया गया है। ये मैसेज कोई दूसरा नहीं बल्कि आरजेडी में ही जो लोग पहले थे, पार्टी के कार्यकर्ता हो या ना हो, लेकिन सहानुभूति जिनकी उनके साथ हो, टुन्ना जी पांडे वो आकर बोलने लगे कैसे पैसे का खेल हुआ, जितेंद्र स्वामी आकर बोलने लगे कैसे पैसे का खेल हुआ, अवध बिहारी चौधरी, हिना साहब, ओसामा साहब, तेजस्वी यादव, सब निशाने पर उन लोगों के थे। और उससे एक माहौल बना और उस माहौल ने लोगों के मन में ये ला दिया कि भाई ये तो पैसे का खेल है, पैसे लेकर जो देकर चुनाव लड़ा है और जो जीतेगा तो फिर वो पैसे को मैनेज करने के चक्कर में लगेगा। ये भी बात लोगों के मन में थी। और नीतीश कुमार का जो अपना जो छवि है वो तो है ही, जंगल राज का जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि लौट आएगा, ये सबसे बड़ा काम किया। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुनाव के पहले योजनाओं पर खर्च किया, जिस तरह से योजनाएं लोगों को दी, जिस तरह से 400 का पेंशन 1100 हुआ, बिजली फ्री हुआ, जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ा, इस संविदा वाले जितने भी थे उनका मानदेय बढ़ाया गया, वही वृद्धा पेंशन 400 का 1100 हो गया। उसके बाद जिस तरह से 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में भेजे गए सशक्त करने के लिए, फिर 2 लाख तक देने का वादा है कि यदि इन पैसों से यदि योजनाओं को काम करके यदि वो सशक्त होने का प्रक्रिया में लग जाएंगे उद्योग, तो उनको फिर बूस्टर डोज दिया जाएगा। ये सब अपील किया महिलाओं में और वो कुल मिलाकर सिवान का मामला इसीलिए जो है वो सेट हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी हम बात कर रहे थे सिवान के उन 8 सीटों के बारे में जहां पिछली बार महागठबंधन ने अपना परचम लहराया था, लेकिन इस बार उनको सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। और इसका पूरा कहानी और कारण राकेश जी के साथ अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी तरह एक नए चर्चा के साथ फिर हम उपस्थित होंगे आपके साथ।
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।